सभी को वंदे मातरम। अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता भारत के सर्वांगीण विकास में विवेकानंद जी के विचारों की भूमिका एवं उनकी महत्ता पर एक ऐसे कंपटीशन हुआ था और उस निबंध प्रतियोगिता जो 12 जनवरी को आयोजित की गई थी और वो भी वर्चुअली थी। आज उसी के हम समारोह में और पुरस्कार वितरण समारोह में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विषय बहुत ही रोचक था, जैसा कि हमारे भारत विकास आ रहे परिषद हो ना, आ जाओ फटाफट आ जाओ। आज हमारे भारत विकास परिषद के प्रेरणा स्रोत और युग पुरुष, और आज के दिन हम इस 12 जनवरी के इस कार्यक्रम को युवा दिवस के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगता हूँ, और उसी पल में हर बंधन से छूट गया, हर उस चीज से जो बंध रखती है धूमिल हो जाती है, और मैं तो आजाद हूं। इन्हीं प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से ही आज भारत विकास परिषद के जो इतने बड़े बड़े सेवा कार्य चल रहे हैं, वो सब उन्हीं की प्रेरणा से ही चल रहे हैं। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच आमंत्रण एवं मंच परिचय के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गजेंद्र सिंह संधू जी को। आप रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं और परिषद से आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है। आप कई वर्षों से परिषद से जुड़े हुए हैं। आप संघ में वर्षों से मां भारती की सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। आपने जिला, विभाग एवं प्रांत संचालक के पदों का निर्वहन काफी कुशलता से किया है। आपने राष्ट्रीय सिंह संगत में भी राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व पर रहे हैं। आप नेशनल एडिशनल एडवोकेट जनरल नैनीताल हाई कोर्ट में हैं। आज आप परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर शोभायमान हैं तथा परिषद आपके कुशल नेतृत्व में इस कोरोना काल में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री श्याम शर्मा जी को। आपने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राजस्थान सरकार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत होते हुए सन 2009 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर देश और समाज के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित कर दिया। आपने 1988 में भारत विकास परिषद की सदस्यता ग्रहण की तथा 1992 में कोटा में भारत विकास 1988 में भारत विकास परिषद की सदस्यता ग्रहण की तथा 1992 में कोटा में भारत विकास परिषद सेवा संस्थान की स्थापना की तथा 1995 में अस्पताल के संचालन की शुरुआत हुई, जो आज वर्तमान में सेवा के प्रमुख प्रकल्प के रूप में 350 बेडों से परिपूर्ण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पूरे देश को सेवा प्रदान कर रहा है। आप भारत विकास परिषद के में विभिन्न पदों पर रहते हुए आज राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर शोभायमान है तथा आपके कुशल संचालन से परिषद गौरवान्वित हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जैन जी को। आपने 1978 में बी फार्मा की शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली स्थित स्वास्थ्य सेवा संस्थान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस में योगदान दिया, परंतु देश सेवा को समर्पित हृदय ने 1980 में देश सेवा को समर्पण हेतु राष्ट्र सेवा अभियान के तहत आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जीवन की शुरुआत की। आप शुरुआती काल में छात्रों के मध्य रहकर जेएनयू, आईआईटी, एम्स तथा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में काम किया। आप 1988 से 92 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। आप विद्यार्थी संगठनों के साथ साथ 1992 से 95 तक क्षेत्रीय प्रचारक की भूमिका में रहे। 1995 से 97 तक आप जम्मू कश्मीर में राष्ट्र मिशन के तहत काम किया। बाद में दिल्ली के प्रचारक की भूमिका में आप आ गए। 2005 से 2010 तक हरियाणा प्रांत प्रचारक तथा 2010 से 16 तक संपर्क प्रमुख महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा हेतु कार्य किया। आपने भारत विकास परिषद में सर्वप्रथम मेरा गांव मेरा तीर्थ परियोजना की शुरुआत की और परिणाम स्वरूप गांव के सर्वांगीण विकास में काफी प्रगति हुई। वर्तमान में आप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं।
आपके नेतृत्व में परिषद ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसके तहत समरसता अभियान नॉर्थ ईस्ट में एवं दक्षिण भारत में की गई, जिसके काफी सुखद परिणाम अभी तक आ रहे हैं। अभी के दिनों में आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप परिषद ने संपूर्ण देश में 1 लाख यूनिट रक्तदान का जो लक्ष्य रखा था, उसका एक रिकॉर्ड स्थापित किया और एक बड़े रक्तदाताओं का रिकॉर्ड संकलन हो पाया। और परिणाम स्वरूप परिषद हर वक्त रक्तदान के लिए तत्पर रहता है, ताकि रक्त की कमी से किसी को भी नुकसान ना हो। मैं ऐसे अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री को सम्मानित करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे राष्ट्रीय वित्त सचिव श्रीमान संपत खुर्दिया। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तथा सीए एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। आप समाज के कई महत्वपूर्ण संगठनों से जुड़े हुए हैं तथा कई महत्वपूर्ण पदों पर आपके कुशल नेतृत्व का योगदान प्राप्त हुआ है। आप 2001 से भारत विकास परिषद के कई पदों पर विराजमान रहे। 2016 से 19 तक आपने राष्ट्रीय ऑडिटर जनरल के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया तथा परिषद के पूरे वित्त प्रबंधन के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में आप राष्ट्रीय वित्त सचिव के पद पर आसीन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अजय दत्ता जी। आप निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। आपने चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना कर परिषद को एक नई पहचान दी। आपकी कर्मठता एवं सेवा निष्ठ भाव से परिषद ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। आप वर्तमान में परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय श्री चंद्रसेन जैन जी, जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा का पूरा कार्यक्रम और पूरे के पूरे कोरोना काल में हमारे संस्कार के प्रकल्पों ने अपने कार्यक्रमों की एक लड़ी बनाई। आप हरियाणा सरकार में वरिष्ठ सिविल इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हैं। आप भारत विकास परिषद से 1986 से जुड़े हुए हैं। आप 1995 से 2004 तक राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता रहे। पिछले 4 वर्ष केंद्र में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री पर रहने के पश्चात वर्तमान में संस्कार प्रकल्पों के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद पर शोभायमान है। आपके नेतृत्व में संपूर्ण परिषद ने एक कठिन कोरोना काल में सभी कार्यक्रमों का कुशल संचालन तकनीकी से भरपूर उपयोग के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में स्वागत। हमारे साथ में राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन माननीय श्री अजय बंसल जी, जो कि बीटेक इंजीनियर से स्नातक हैं। आप पेशे से आर्किटेक्ट एवं रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप ग्वालियर से हैं। आप कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के पश्चात वर्तमान में संस्कार प्रकल्प के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय श्री सुरेश बाबू जी, देश के 9 क्षेत्रों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय अंकेक्षक, सभी 9 क्षेत्रों से पधारे हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, सभी 9 क्षेत्रों से हमारे पधारे राष्ट्रीय वित्त सचिव, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, सभी प्रकल्पों के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन, प्रकल्पों के मंत्री व सदस्यगण, प्रांतों के पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय सचिव, परिषद के सदस्य एवं आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे सभी प्रतिभागी, दर्शक एवं विशेष करके हमारे जज, जिनके कठिन प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं साधुवाद। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम अपने आराध्य भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत का भी प्रारंभ होगा। शुभं
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करणे कोटि कोटि भुजै नित कर कर वाले अबला अनुमारक बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय चंद्रसेन जैन जी को उनके स्वागतीय उद्बोधन हेतु। धन्यवाद श्री दीपक जी। परिषद द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अधिवक्ता सरदार गजेंद्र सिंह जी, हम सभी के परिचित राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री श्याम शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जी जैन, राष्ट्रीय वित्त मंत्री श्री संपत खुर्दिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय कार्यालय आदरणीय श्री महेश बाबू गुप्ता जी, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अजय दत्ता जी, परिषद की योजना के अंतर्गत रचित सभी रीजन के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री व रीजन से संबंधित सभी दायित्वधारीगण, भिन्न भिन्न प्रकल्पों के नेतृत्व करने वाले आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन, राष्ट्रीय मंत्री व सदस्यगण, भिन्न भिन्न प्रांतों व शाखाओं से जुड़े हुए सभी दायित्वधारी व सदस्य बंधुओं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थीगण व आदरणीय बंधुओं, व इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का अलग अलग वर्ग में वरीयता के अनुसार निर्णय करने वाले निर्णायक मंडल के परम आदरणीय महानुभावों का इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। परिषद का कार्य जो योजना पूर्वक समाज के बीच सेवा, संस्कार, महिला बाल विकास, अन्य प्रकल्पों के माध्यम से संपन्न होता था, उसमें कोरोना महामारी के कारण अवरोध होने का एहसास हुआ, परंतु परिषद के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी या दायित्व को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना काल में परिषद का दीपक किस प्रकार संगठन से जुड़े हुए बंधुओं व समाज में परिषद की पहचान किस प्रकार बनी रहे, उस पर अपनी सूझबूझ व केंद्रीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके योजना बनानी प्रारंभ की। बनाई गई योजना के अनुसार सेवा, संस्कार,
महिला व बाल विकास व अन्य प्रकल्पों के माध्यम द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। जो हम सोचते थे कि इस कोरोना के वातावरण में परिषद का कार्य किस प्रकार कर पाएंगे, वह अपनी बनाई गई योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस व अन्य साधनों के द्वारा बड़ी आसानी से हम पूर्ण कर पाए। संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत गुरुवंदन, छात्रवंदन, भारत को जानो व अभी रामायण को जानो प्रतियोगिता के सफल आयोजन के पश्चात संस्कार कमेटी के सदस्यों ने विचार किया कि हमारे प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर एक विशेष निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। निबंध का क्या स्वरूप व क्या विषय रखा जाए, कितने वर्गों में आयोजित की जाए, किस भाषा में, किन किन भाषाओं में की जाए, किस माध्यम से की जाए, इसका परिणाम क्या रहेगा, आवश्यकता क्या है आदि पर विचार हुआ, जिनका वर्णन हमारे व आपके बीच में आने वाले बंधु वक्ता इस पर विचार रखेंगे। जिन प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में स्वामी जी के प्रति अपने निबंध के माध्यम से अपने विचार लिखकर प्रकट किए, निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार वरीयता के क्रम में क्या परिणाम रहा, जिसकी जानकारी देने व प्राप्त करने हेतु हम सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, जिसको कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का नाम दिया है। मैं पुनः इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी का पुनः स्वागत व अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी करता हूं। जय भारती, जय भारत। अब सभी का परिचय हुआ, परंतु जो कार्यक्रम का सफल संचालन व परिचय करा रहे हैं, उन्हें का परिचय कराना भी मेरा अपना कर्तव्य समझता हूं। वे हैं श्रीमान दीपक जी रुइया, जो अधिवक्ता हैं और धनबाद में निवास करते हैं। लगभग 20 वर्ष से परिषद परिवार की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न पदों पर शाखा स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्य किया है। आज वर्तमान में संस्कार प्रकल्प कमेटी में भारत को जानो के माननीय राष्ट्रीय मंत्री हैं। सभी को मैं धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हमारी हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो मतलब कि बार बार इन्हीं पंक्तियों पर मन जाता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संस्कार प्रकल्प के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री निर्मल जोशी जी से। आप कैरियर काउंसलर, मोटिवेटर और राइटर हैं। आप वाराणसी से हैं। आपने कई पुस्तकों का सफल प्रकाशन अपनी ओजस्वी लेखनी से किया है। भारत विकास परिषद से बहुत पुराने काल से आप जुड़े रहते हुए अन्य पदों पर रहने के बाद वर्तमान में भारत को जानो प्रकल्प के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन के पद पर शोभायमान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं कि इस प्रतियोगिता की संक्षिप्त रिपोर्ट, जो कि कार्यक्रम में किस प्रकार से शुरुआत हुई और किस प्रकार से इसके कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट आप देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। आदरणीय शर्मा जी और खुर्दिया जी, जैन सेंजाम और सारे हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ मित्रगण, सहयोगी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता जो है, शुरुआत तो सोची गई थी कि 300-400 लोग आएंगे प्रतियोगिता में, और ये प्रतियोगिता उस लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि निबंध लिखना बहुत छोटा काम नहीं होता है और 300-400-500 का काम करना बड़ा लगता था कि हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी स्टैटिस्टिक्स देने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सबके सहयोग के कारण ये प्रतियोगिता कितनी भव्य और कितनी शानदार हो गई। और हमें दिन रात मेहनत करके रिजल्ट बनाना पड़ा। रिजल्ट के बारे में बाद में बात होगी। शुरुआत में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रतियोगिता ने अब रूप ले लिया है और किस प्रकार से ये संपादित हुई है। हमारे इस प्रतियोगिता का जो 12 जनवरी को आखिरी तारीख थी सबमिट करने की, उस समय तक हमारे पास पूरे रिस्पांस जो आए थे वो थे 1607 1607 लोगों ने इसको रिस्पांस दिया, जिसमें से आपको पता होगा ये प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में रही है। देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ कंपटीशन, क्लास 6 to 9, क्लास 10 to 12 और क्लास 12th एंड अबव क्लास 10th कॉलेज लेवल के और सीनियर लोग। 6 to 9 वाले में कुल 993 लोगों ने प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता की है। 10 to 12 कैटेगरी में 398
लगभग 400 लोगों ने अपनी सहभागिता दी, हमें अपने लेख हमारे सामने प्रस्तुत किए और कक्षा 12 के ऊपर कॉलेज के छात्र और सीनियर लोग लगभग 200 लोगों ने हमारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की और अपने लेख को हमारे सामने प्रस्तुत किया इवेल्युएशन के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर से 21 राज्यों से प्रतिभागी, यूनियन टेरिटरी से प्रतिभागी हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लिया। देयर वर 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विच पार्टिसिपेट इन दिस ऑल इंडिया एसे कंपटीशन। और इसमें हाईएस्ट पार्टिसिपेशन जो रहा है स्टेट वाइज हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिभागी जो रहे हैं जिन्होंने निबंध दिया है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 564 उत्तर प्रदेश से हमारे प्रतिभागी रहे हैं। 564 पार्टिसिपेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। पंजाब नंबर 2 पे रहा है, 200 पार्टिसिपेंट, 200 पार्टिसिपेंट फ्रॉम पंजाब। 163 पार्टिसिपेंट फ्रॉम हरियाणा। 144 पार्टिसिपेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश। 133 पार्टिसिपेंट फ्रॉम राजस्थान। 106 पार्टिसिपेंट फ्रॉम गुजरात। एंड इन स्मॉल स्टेट लाइक त्रिपुरा उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया, टू मच एनकरेजमेंट, एंड 70 पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्मॉल स्टेट ऑफ त्रिपुरा विच इज फार अवे फ्रॉम आवर मेन लैंड प्लेस। उसके अलावा हमारे साउथ से तमिलनाडु से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। देयर आर 50 पार्टिसिपेंट फ्रॉम तमिलनाडु। देयर वर सिमिलर अदर स्टेट इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इट वाज ऑल ट्रूली अ वेरी पैन इंडिया कंपटीशन। तो आप जो भी पुरस्कार पाएंगे, मेरिट होल्डर होंगे, आप ध्यान रखिएगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे इस निबंध प्रतियोगिता के विनर हैं, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह लीजिए लोगों ने सहभागिता की है। दैट्स रियल ए ग्रेट पॉइंट। और इसके अलावा हमारे इस में जो मेरिट सर्टिफिकेट पाएंगे उसके बारे में पुरस्कारों के बाद आपको बताया जाएगा। काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से पुरस्कार प्राप्त किए, मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त किए, उसका विवरण बाद में दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जो रिजल्ट अभी आगे दिया जाएगा, आपके जिसके मन में जो आशा है आपको वैसे रिजल्ट मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी, आपके कुशल संचालन में और कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री श्याम शर्मा जी को आपके उद्बोधन हेतु। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारत विकास परिषद के सम्मानीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय वित्त मंत्री, हेलो, हाँ जी आ रही आवाज आ रही भाई साहब। सुन पा रहे हैं लोग? आवाज आ रही है? विवेकानंद जी के जन्म 12 जनवरी के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद की संस्कार टोली ने अखिल भारतीय स्तर पर ये जो निबंध प्रतियोगिता की है और बड़ी संख्या में इसमें कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक और 12 से ऊपर के कई लोगों ने भाग लिया है। इसके लिए सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है, सहभागी, और इस पूरी टोली को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद हमारी दृष्टि में और पूरी देश की दृष्टि में जब उनका जन्मदिन आता है तो हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वयं एक युवा शक्ति के प्रतीक हम सबके सामने हैं और उन्होंने इस युवा शक्ति का उपयोग किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में हो सके इसके लिए भरसक प्रयत्न किए हैं और अपना पूरा जीवन इसके लिए लगाया है। उन्हीं को आदर्श मानकर हम सब काम कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया है। युवा 3 प्रकार के होते हैं, मन से जो होते हैं, विचारों से होते हैं और शरीर से होते हैं। ये तीनों प्रकार के युवा लोग, और इन तीनों का जो सम्मिश्रण होता है वो कर्म होता है। मन और विचारों का युवा होना जरूरी है। शरीर चाहे बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन यदि मन और हमारे विचार वो ठीक हैं तो वो कर्म में युवा जैसा ही वो बुजुर्ग व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति भी कर्म के माध्यम से हमको
युवा ही दिखाई देगा, युवा ही समझ में आएगा। इसलिए इसमें शरीर स्वस्थ रहे बस इतना ही है, बाकी मन और हमारे विचार ये समय के हिसाब से, आवश्यकता का हिसाब से उसमें युवान भाव निश्चित रूप से रहना चाहिए। ये जो युवा, हम सभी स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने वाले जब देश और समाज के बारे में सोचते हैं, और जो नौजवान जिन्होंने इसमें भाग लिया है कक्षा 6 से और ऊपर वाले, उनके लिए कुछ बिंदु स्वामी जी ने हम सब के लिए बताए हैं और हम सबको अपने जीवन में उस प्रकार से ध्यान भी रखना चाहिए। एक तो इसमें आता है कि जो नैराश्य का भाव हम किसी के भी कई चीजों को देख करके, हर व्यक्ति के मन में, समय को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, बाधाओं को देखकर, आस पड़ोस में देखकर हम चिंतित होते हैं और अक्सर कहते हैं समय बहुत खराब चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, सभी परेशान एवं दुखी हैं, कोई किसी को मानता ही नहीं है। यानी ये जो रिश्ते नाते सूख से गए हैं, इस प्रकार का वातावरण जब चर्चा में आता है तो एक निराशा का वातावरण आता है। लेकिन इस अवस्था में जो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले हैं, उनके मन में इस अवस्था को किस प्रकार से देखना चाहिए, क्या उनको नकारात्मक को देखकर मन निराश क्यों है, ये विषय आना चाहिए कि नकारात्मकता को देखकर हम निराश क्यों हैं, ये भाव सबके मन में आना चाहिए। और उसका आना चाहिए क्यों हार मान लेनी जानी चाहिए, अगर कोई परेशानी है हार क्यों मान लेनी चाहिए, क्यों ना मंजिल से पहले पहुंचने से पहले ही थक कर बैठ जाना चाहिए। मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, हमको प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ना मुस्कुराना, गुनगुनाना और संगीत पर थिरकना चाहिए। तो ये जो नेगेटिविटी है, इसके अलावा हमको ये विचार करना चाहिए कि भाई क्या ऐसा ही क्यों, ऐसा भी तो होना चाहिए कि क्यों थक जाऊं, क्यों हार मान जाऊं, क्यों ना गुनगुनाऊं, क्यों ना मुस्कुराऊं। ये भाव युवाओं के मन में निश्चित रूप से आना चाहिए। अब ये क्यों होता है कि भाई इसके ऐसी परिस्थितियां हम सबके मन में क्यों आती है, तो इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दिसंबर में अब भी गुलाब खिलते हैं। फाल्गुन के महीने में जो पूरा जंगल होता है, तो उस जंगल में पलाश के जो नारंगी रंग के फूल हैं वो अब भी खिलते हैं। हर महीने की जो पूर्णिमा होती है, उसको चंद्रमा पूर्णता के साथ खिलता है। ये आज भी खिलते हैं, पहले भी खिलते हैं। ऐसा क्या बदल गया जिसके कारण से हम निराशा के वातावरण में चले जाते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, ये पॉजिटिविटी है, इसको ध्यान में रख करके फिर हमको आगे स्वामी विवेकानंद जी का जब स्मरण करते हैं या उनके मार्ग पर चलते हैं, तो फिर ये विचार हमारे मन में आने चाहिए कि ऐसा क्या बदल गया है कि जिसके कारण से हम निराशा से भर जाते हैं। वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है। इसलिए नकारात्मक का विचार हमारे घर में क्यों आए, इसको हमें बदलना है, यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अब ये क्यों होता है, इसके कई कारण होते हैं व्यक्तियों के, कि जब हम तुलना करते हैं आपस में, तो तुलना जो होती है वो संतोष के लिए होनी चाहिए। आज का नौजवान दूसरों को देख करके अपनी तुलना करता है। मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, तो और उसके साथ में जब वो साइकिल पर चलने वाले को क्रॉस करता है, तो उसके मन में एक बड़ा सुखद और आनंद का वातावरण बनता है कि देखो मैं मोटरसाइकिल पर चल रहा हूं और ये जो साइकिल पर चलने वाला है ना, इससे मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आप पास कार आ गई, तो आप मोटरसाइकिल वाले को देख करके भी इसी प्रकार का अनुभव करने लगेंगे। ये जो भाव हमारे मन में आता है, इस भाव के कारण जो ये तुलना है हमारी, हम इस तुलना के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वही हमारे कष्ट का कारण बनती है और दुख का कारण बन जाती है। इसलिए तुलना करें तो वो संतोष के लिए करना चाहिए। तो कैसे करें तुलना? हम ऊपर वालों की बजाय अगर हम अपने से नीचे वालों की करने लग जाएं कि मैं मोटरसाइकिल पर चल रहा हूं और ये देखो साइकिल पर चल रहा है, तो भाई मेरे पास भगवान ने मुझे बहुत दिया है, ये हमको संतोष का अनुभव होना चाहिए। न कि किसी कार वाले को देख करके मेरे मन में ईर्ष्या हो जाए और मैं फिर तड़पने लग जाऊं कि नहीं, कल से मैं भी कार में जाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे किसी भी प्रकार से वो धन दौलत इकट्ठा करना पड़े। इसके कारण से आदमी इस व्यू चक्र में फंस जाता है और वो अपना सुख, चैन, आनंद सब खो देता है और इसी दौड़ में लग जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई आपको इसमें जो भी आप अपने कंपेरिजन करें, तुलना करें, वो हमको संतोष के लिए ही करनी चाहिए। और अगर हम तुलना
दूसरे तरीके से करते हैं तो ये तुलना हमको दुख देती है और ये ईर्ष्या को जन्म देती है, कुंठा का एहसास कराती है। इसलिए यहां तक कि तुलना खुशियों की मृत्यु कर देती है। जब हम एकदम ऐसे इसी धारा में बहने लगते हैं तो इन सब चीजों का विनाश होने लग जाता है, और जो कुछ हमारे पास में है, जो परमात्मा ने दिया है, हम उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसका भी सही ढंग से उपभोग नहीं कर पाते हैं, मन अशांत हो जाता है और हम उसके लिए आगे दौड़ते चले जाते हैं। इसलिए तो तुलना का कारण जो है व्यक्ति या परिस्थिति, इसके आधार पर हमको नहीं चुनना चाहिए। और यह बहुत सीधा सीधा सूत्र है कि अपने से बेहतर की तुलना करेंगे तो दुखी होंगे, और कमतर से तुलना करेंगे तो अपने को वर्तमान में संतुष्टि का अनुभव होगा। लेकिन इसका कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि हम बड़ी चीजों को होते हुए देखकर और अपने आप को संतोष मान लें, हम कुछ नहीं करें। अपने आप में सुधार करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, अपने गुणावदोषों को ठीक करने के लिए, दोषों को कम करने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं, सही विचार को लेकर बढ़ सकूं, तो उसके लिए हमको ये जो तुलना है वो हमारे लिए उपयुक्त होगी। इसलिए कभी भी जो तुलना करें तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम सबको ये करना चाहिए। और इसीलिए क्लास में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो थर्ड परेशान हो जाता है, फर्स्ट वैसा रहता है, तो थर्ड वाला अगर सेकंड क्लास वाले से तुलना करे तो वो ये सोच के करे कि मैं मेहनत करूंगा और अगली बार मैं सेकंड श्रेणी में निश्चित रूप से आऊंगा। निराश होकर के पढ़ाई नहीं छोड़ दे, अपना रास्ता नहीं बदल ले। इसके लिए हमको बेटरमेंट के लिए तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर तुलना ही करनी है तो फिर हमको अपने आप से करनी, स्वयं की तुलना करें। मैं कल क्या था, आज क्या हूं, मैंने क्या अच्छा करने के लिए सोचा था, कितना मैं कर पाया हूं। इन सब बातों की जब हम अपने मन में अपने आप से तुलना करेंगे तो कहीं हमको ऐसा लगेगा कि हम सही दिशा में चल पाएंगे और किस प्रकार से हम अपने आप को ठीक करते हुए और स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर अपने आप को आगे ले चलेंगे। और इसमें होता यह है कि अगर हमको प्रारंभ में हमारे पास कोई काम नहीं है और हमको काम मिल गया और उस काम में हमको 1000 रुपये की पगार मिली। 1000 की पगार जब पहली मिलती है तो हमको कितनी खुशी होती है कि भाई कुछ नहीं था, 1000 की पगार मिली है, आनंद आ गया है। 1000 से 5000 हो जाती है तो उतना आनंद नहीं मिलता है जितना 1000 में मिला, लेकिन आनंद मिलता है। लेकिन एक समय आप बहुत पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद में कुछ भी जुड़ जाता है तो उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिल गेट्स को देखा जाए तो अरब 2 अरब रुपए कम और ज्यादा उसको मिल जाएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस सीमा को पार कर चुके हैं। यानी जो अनुभूति हमको कम राशि में मिलती थी, अब वो बड़ा पैसा कमाने के बाद में वो अनुभूति आनंद की होती नहीं है। लेकिन उन्होंने आनंद प्राप्त करने का रास्ता इसमें से निकाला है। उन्होंने ये निकाला है कि जो मेरे पास अकूत संपदा है, मैं इसका उपयोग समाज के दीनहीन लोगों के लिए और जो कष्ट में लोग रहते हैं उनके किस प्रकार से कष्ट से मैं मुक्ति दिला सकूं, उसके लिए वो अपने पैसे का सदुपयोग करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने अपने आनंद का एक रास्ता ढूंढ लिया। अरब 2 अरब 5 अरब ज्यादा मिल जाएंगे, उससे आनंद नहीं मिला, लेकिन अगर उन्होंने 1000 लोगों के लिए जीवन स्तर सुधारने में अपनी राशि को लगाया है तो उनको बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए हम सब भी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भविष्य की कल्पना सब बच्चे लोग कर ही रहे हैं, करनी चाहिए। लेकिन जब एक अवस्था में आने के बाद में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिसके लिए तलाश कर रहे हैं वो तलाश किसके लिए है और कैसे है, और इसके लिए फिर हमको क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने इसके लिए सिंपल कहा है कि भाई, स्वामी जी को परमहंस जी ने जो दिव्य दृष्टि दी तो उसके बाद में उनको परमात्मा के आंतरिक दर्शन हो गए। और इसकी कहानी बड़ी अच्छी है कि वो जब देश विदेश की यात्रा करके और एक छोटी सी रियासत के राजा के यहाँ घर आकर के रुके तो उस राजा ने, जैसा कि वो सैकड़ों संतों से पूछ चुका था कि क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो, तो सबने जो उसको पहले जवाब दिया वो यही दिया कि भगवान के दर्शन कराने के लिए उनको जाने कितने सारे उपनिषदों का, पुराणों का, गीता का, अध्यात्म का कहानियां सुना के उसको कहा। उन्होंने कहा भाई मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो।
तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई ये बताइए कि हाँ मैं आपके भगवान से दर्शन करा सकता हूं। स्वामी विवेकानंद ने बड़े विश्वास के साथ उनको कहा। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये पहला संत है जिसने कहा कि हाँ मैं करा सकता हूं, और इसने कुछ भी नहीं बताया, सीधा सब जवाब दिया कि हाँ मैं करा सकता हूं। और फिर तपाक से स्वामी जी ने उनसे पूछ लिया, आप अकेले में मिलना राजा ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे अकेले में मिलाएंगे या दरबार के साथ में मिलाएंगे? तो स्वामी जी ने उनको स्पष्ट कहा कि भाई परमात्मा से मिलने के लिए तो आपको एकांत में ही आना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो राजा बड़ा सकपका गया कि ये तो बिल्कुल एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे पागल समझ रहे हैं, क्या मुझे ईश्वर से मिला सकते हो? तो उन्होंने ईश्वर का बताया कि स्वामी जी मैं किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऊपर वाले ईश्वर की बात कर रहा हूं जिससे आपको मुझे मिलाना है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ऊपर वाले की ही मैं समझ रहा हूं, मैं आपको निश्चित रूप से मिलाऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए आप कैसे मिलना चाहोगे, सोच के मुझे बताइए। तो वो राजा थोड़ा घबराया, उसने कहा कि कहीं ये पागल तो नहीं बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि जवाब दूंगा। तो जाते जाते राजा चकरा गया, जाते जाते रुका, रुकने के बाद सन्यासी ने उनसे पूछा कि भाई देखो अगर आपको ईश्वर से मिलना है ना तो एक कागज पर आप अपना नाम पता जो भी है लिख दीजिए ताकि मैं उसको भगवान तक पहुंचा दूं और भगवान आपको फिर बुला लेंगे मिलने के लिए। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक है, मैं राजा हूं ना, तो मैं भी जब लोगों से मिलता हूं तो उनकी पर्ची मेरे पास आती है, नाम आता है, गांव का नाम आता है, काम आता है, और फिर मैं उसको मेरा दरबान उसको बुलाता है कि भाई उनको बुलाइए, इनकी पर्ची आई है। ठीक है आपकी बात, मैं पर्ची पर लिख के देता हूं आपको। उन्होंने पर्ची पर अपना नाम लिखा कि मेरा नाम फलाना है, मैं इस रियासत का राजा हूं, मेरी उम्र इतने वर्ष है। तो स्वामी जी ने उस पर्ची को देखा और पर्ची को देख करके कहा भाई तो सरासर झूठ है, ये तो गलत चीज लिखी है आपने, ये तो गलत लिखा है आपने। तो उसने राजा ने कहा कि महाराज क्या बात कर रहे हो, ये मेरी रियासत है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरा नाम ये है और मेरी उम्र ये है, मैं कह रहा हूं नहीं ये, इसमें गलत क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है क्या, अच्छा ये बताइए कि अगर आपका नाम ये नहीं होता तो आप होते कि नहीं होते? उसने कहा नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नहीं होता। अगर आपके माँ बाप आपका नाम सुंदर सिंह की बजाय कुंदर सिंह रख देते तो कोई फर्क पड़ता क्या? कि बिल्कुल नहीं पड़ता, वही नाम रहता, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहता। तो देख लीजिए जो आपने नाम लिखा है वो गलत हो गया ना, फिर जो आपने नाम लिखा है वो झूठा लिखा है, क्योंकि नाम का कोई मतलब ही नहीं है, आप तो आप हैं। बस वो चकरा गया उसने। अब आपने लिखा है कि मैं इस रियासत का राजा हूं, अब ये मान लीजिए कि कल को आप भिखारी बन जाओगे, आपकी धन दौलत राजपाट सब छिन जाएगा, तब आप रहोगे या नहीं रहोगे? उन्होंने कहा राजपाट छिन जाए तो क्या हो गया, धन दौलत छिन जाए तो क्या हो गया, मैं तो मैं ही रहूंगा जो मैं हूं। तो फिर ये भी गलत हो गया, राजा लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आप तो आप ही रहने वाले हो। उन्होंने कहा ये बात भी सही है। अब आपने आपकी उम्र लिखी है कि मैं इतने वर्ष का हूं। अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी उम्र इतनी नहीं होती और आप 10 साल के होते तो क्या आप जो आपने नाम बताया है, जो कुछ बताया, आप जो भी हैं वो आप होते या नहीं होते? उन्होंने कहा मैं ही होता, उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर बूढ़े हो जाओगे तो भी मैं ही रहूंगा। तो उसने कहा भाई तुम्हारी उम्र का, आप चाहे पहले हो या जवान हो या बूढ़े हो, उम्र से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसलिए आपको यही पता नहीं है कि आप है कौन, आप हो कौन ये तो बताइए ना, तब तो मैं भगवान से मिलाऊंगा आपको सही मायने में। उसने कहा कि यही तो मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो इंसान जब अपने आप को जान नहीं लेता है, अपने आप को पहचान नहीं लेता है, तो उसने कहा, स्वामी जी ने उनसे कहा कि भाई देखो आप भगवान से मिलने के लिए कहां कहां जाना चाह रहे हो, यही समझ में नहीं आई है। जब आपको अपने बारे में भी पता नहीं है, जरा अंदर झांक कर देखिए, वो परमात्मा जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, और खाली आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी है, और ये जितने भी लोग आपके दरबार में बैठे हैं उनके अंदर में भी है, और आपके गांव में जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो किसान हल चला रहा है, पसीने पसीने हो रहा है ना, उसके मन में भी भगवान बैठे हुए हैं। अगर आपको वास्तव में भगवान से मिलना है तो ये जो दुखी हैं, जितने लोग हमारे देश भर में हैं, आज एक जीवन स्तर उनका निचला है, उनको सही समय पर भोजन भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, वो रुग्ण है, वो कष्ट में है। अगर समाज के लोग जिनमें परमात्मा स्वयं विराजमान है और वो ठीक अवस्था में नहीं है, तो फिर भगवान को प्राप्त करने का तात्पर्य क्या होगा? इसलिए
भगवान को अगर आपको मिलना है और उसको पाना है तो अपने अंतर्मन में ये बात बैठा लीजिए कि आज से आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है। आप उन लोगों के लिए इसका उपयोग करिए जो कष्ट में है, जिनको इसकी जरूरत है, और वो जरूरत में परमात्मा के लिए ही पूरी होने वाली है। ईश्वर उनके अंदर है, वो कष्ट में है, इसलिए आप उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, उनकी रुग्णता को दूर करिए, तो आप परमात्मा को समझ जाएंगे और परमात्मा आपके अंदर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। फिर आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने उनका मार्गदर्शन किया। भारत विकास परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को, इस संस्था के प्रत्येक कार्यकर्ता को, और जो नौजवान आज इस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से भारत विकास परिषद से जुड़े हैं, उनको भी ये संदेश स्पष्ट है कि भाई परमात्मा हम सब के अंदर है, चाहे गरीब के अंदर भी है, अमीर के अंदर भी है, कोई बीमार है तड़प रहा है उसके अंदर भी है, कोई भूखा है प्यासा है तो उसके अंदर भी है। इसलिए अगर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं और परमात्मा की सेवा करनी है तो हमको नर के रूप में नारायण को मान करके उसकी सेवा करने का अवसर मिला है। और जब तक इस हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भूखा है, पीड़ित है, दुखी है, तब तक हम जिस प्रकार के राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हैं, एक स्वाभिमानी भारत की कल्पना कर रहे हैं, उस भारत का निर्माण करना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए हम सबको अपने से ऊपर उठकर इस बृहत विषय को अपने ध्यान में रख करके उस भारत की कल्पना करनी है, जो भारत गौरवमयी भारत हो, जो भारत खुशहाल भारत हो, और उस भारत में कोई भूखा न रहे और हर रोगी के लिए कोई न कोई उपचार की व्यवस्था बने। चाहे शासन करे या प्रशासन करे या मैं करूं या आप करें, हम सब मिलकर के करें, तब जाकर के भारत एक स्वाभिमानी भारत के रूप में खड़ा होगा। और उसकी आज हम सबको आवश्यकता है, इसलिए ये करना हमको बहुत आवश्यक है और इसी के लिए हम सबको अपने अपने काम करने चाहिए। इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रख करके राजा ने जब उनके इन तर्क को स्वीकार कर लिया तो वो राजा समर्पित हो गया। और वो सौभाग्य से वो राजा खेतड़ी के ही थे, राजस्थान के राजा थे। और ये कहानी जो आ रही है ये हम सब के जो अंतर चक्षु हैं उनको खोलने का काम करती है। इसलिए ये धन और दौलत जिनका ये सब कुछ हम समझते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। इसलिए मन हमारा और विचार हमारे वो शुद्ध और सात्विक रहने चाहिए। और जिस भाव और धारणा को लेकर के हम किसी महापुरुष को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उससे हम सबको दीन दुखी की, गरीब की, दरिद्र की नारायण समझ करके सेवा करना, परमात्मा को पाना ही है। इसी भाव को लेकर के हमें काम करना है। इसी से हमारा जीवन भी धन्य होगा, हमारा जीवन सार्थक भी होगा और सफल होगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वही उसी को जीना कहते हैं, नहीं तो सब मुर्दे के समान है। ये जो कहा गया है ये स्पष्टता कहा गया है और बिल्कुल सच है, ये हम सबके साथ में जुड़ जाता है। इसलिए हम ऐसा सब कुछ समझ करके भारत विकास परिषद से जुड़े हैं और ये नौजवान भी भारत विकास परिषद के जो विचार हैं उसको समझ करके भविष्य में भारत विकास परिषद के माध्यम से अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी उनसे हम आशा करते हैं। इसलिए भारत के और राष्ट्र के निर्माण में एवं इसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा हमको इनके विचारों से मिलती है। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश मेरा सबसे ऊपर है और बड़े कार्य करने के लिए छोटे छोटे जो हमारे स्वार्थ होते हैं, हमको छोटे छोटे त्याग बड़े काम के लिए करने पड़ते हैं। और इसलिए किसी ने अच्छा ही कहा है कि भाई हमको अगर समाज का काम करना है या परिवार के लिए बड़ा काम करना है तो व्यक्ति को स्वयं को त्यागना पड़ता है, स्वयं के स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। और जब परिवार से ऊपर उठ के हम समाज का काम करने जाते हैं तो फिर परिवार का भी हमको त्याग करना पड़ता है। परिवार की आवश्यकताओं में जो मुझे करना है उसमें मुझे त्याग करना है ताकि मैं समाज का काम कर सकूं। और जब समाज का काम करते करते अपने को लगता है कि नहीं मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो जो भी मेरी सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं उन सब का भी मैं किसी न किसी प्रकार से त्याग करते हुए राष्ट्र को सुखी करने के लिए त्याग करूंगा। तो इसमें सही कहा गया व्यक्ति त्याज्य परिवार के काजे, परिवार त्याग यदि नगर सुखी हो, नगर त्याग जनपद के आगे, सर्वस्व त्याग यदि राष्ट्र सुखी हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो संदेश है हमको है कि हम जहां भी हैं थोड़ा थोड़ा त्याग अपने में से करते 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 अंत में जाकर के हम अपने जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं उस राष्ट्र को सुखी करने के लिए हम सब पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको
समाज में परिवर्तन चाहते हैं, और ये खाली कहने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और हमारे जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं, जैसे आपने आज कार्यक्रम किया है, और इसमें बीच में आएगा कि जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया है कैसा उनके मन में भाव आया था, उसके परिवारजनों ने उसको किस भाव से उनको सहयोग किया, उनके गुरुजनों ने किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन इसमें किया, और ये सब बातों का संस्कार उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा निश्चित रूप से। जब बच्चे कुछ अपने उद्घोषण इसमें आपको घोषणा करेंगे, अपनी बात बताएंगे, हमको भी सुनकर एक आनंद की अनुभूति होगी और एक संतोष की भी अनुभूति होगी कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी लोगों में जो हमारे विचार हैं उनको उसमें दे सकते हैं, और सोए हुए विचारों को भी जगाने का काम हम सब कर सकते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद की जो जीवन की जो सार्थकता हमारे साथ खड़ी हो जाए तभी है याद करना, जब हम अपने स्वयं को भी बदलते बदलते समाज के परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत योगदान करना पड़ेगा, और हम ये हो सकता है कि हम बड़ी बाधाएं भी पार करनी पड़े। हो सकता है कि हमारे सामने हम समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है परिवर्तन की, हम इसके साक्षी नहीं भी बनेंगे, लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी, गतिमान और व्यापक बनाने के लिए हम सदैव संगठन का विस्तार करते रहेंगे, अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जितने लोगों तक है उससे और व्यापक पैमाने पर हजारों लोगों में इस विचार को हम भेज पाएंगे। इसलिए बाधाएं कितनी भी आए, हम अपने इस कंटकपूर्ण मार्ग से अपने आप को विचलित नहीं करेंगे। जो ध्येय हमने अपने सामने रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपना सर्वस्व नौशावर करने की मानसिकता से आगे बढ़ेंगे। कितनी भी बाधाएं आए, जो कभी ने कहा ना कि उथल पुथल उत्तान लहर पथ से न डिगा पाएंगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी आएगी। तो ये जो आत्मविश्वास है हम सबका कि हम अपने देश को गौरवपूर्ण स्थिति में खड़ा करके ही रहेंगे, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरा जीवन लगाना पड़ जाए, लेकिन उस प्रक्रिया को हम गतिमान कर देंगे। और आने वाले समय में हम नहीं तो आने वाली संतति अपने भारतवर्ष को एक गौरवमयी स्थिति में देख पाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम और आप सब मिलकर के इस काम को करने में पूरी ताकत लगाएं, समाज जागरण में ताकत लगाएं, नौजवानों में इस प्रकार के संस्कार जो अपने से ऊपर उठकर अपने परिवार, समाज और देश के बारे में चिंतन करें। मेरे देश में कोई भूखा नहीं रहे, किसी के दुख को देख करके मेरी आत्मा भी तड़प उठे, इस प्रकार का भाव सबके मन में जागे। एक करुणा का भाव सेवा की जीवनदायिनी होती है, जन्म देती है। करुणा का भाव सबके मन में आए, वही हमको सेवा की ओर अग्रसर करेगा। दूसरों का जीवन बचाना, दूसरों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। इसी भाव को लेकर के हम सब कार्य क्षेत्र में काम करें। मैं पुनः उन सभी छोटे छोटे बंधुओं का, छठी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास और उसके ऊपर के सभी लोगों का, जिन्होंने भारत विकास परिषद के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद पर इस कंपटीशन में भाग लिया और उसमें उन्होंने अपना जो भी अध्ययन करते हुए इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कुछ श्रेणी में आए हैं, उनको पारितोषिक भी मिलेगा। लेकिन जिनको नहीं भी मिलेगा वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक सही रास्ते का चयन करके सही विचार को अपने मन और मस्तिष्क में उतारने का प्रयास किया है। उन सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संस्कार की पूरी टीम को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए मैं उस पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबके मंगल कामना के साथ हम और आप सब मिलकर के भारत विकास परिषद को गतिमान करेंगे, ताकि हम समाज परिवर्तन की दिशा को गतिमान कर सकें और भारत के गौरव को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मार्गदर्शन से पूरा का पूरा भारत विकास परिषद सभी के समक्ष उत्पन्न हुआ और जो संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, जो 5 सूत्र जो कि आदरणीय विवेकानंद जी के सूत्रों पर जो आधारित है, पूरे समाज में समरसता और एक भाव जो पूरे भारतवर्ष में जो उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए सारे
भारत विकास परिषद के सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिक्षक किसी के कहने से कोई शिक्षक नहीं होता, उनके अनुभव, उनके श्रेष्ठता ही शिक्षक हैं। ऐसा हमारे माननीय स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। अभी अभी जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन कट गया है, जिसके कारण हमारे माननीय चंद्रसेन जैन जी और भी हमारे कई कार्यकर्ता हमारे से अभी दूर हो गए हैं। फिर भी हम उन तक अपने जो आज के इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग है हम पहुंचाएंगे। और अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और तो हमारे साथ में इस जो पूरे के पूरे जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो कि वन ऑफ द जज हैं, जिन्होंने की काफी मेहनत से इसके परिणाम में काफी समय उन्होंने दिया। डॉक्टर अलका राय जी हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अलका राय जी हमारे साथ में जुड़ें और अपने विचार और पूरा अनुभव इसके अंदर में अपना साझा करें। डॉक्टर अलका राय जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट करें अलका जी। अनम्यूट नहीं हुआ है डॉक्टर अलका राय, अनम्यूट नहीं हुआ है। हेलो, अनम्यूट हो गया? जी 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 हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, थैंक यू दीपक जी, एंड अ बिग थैंक्स टू निर्मल जोशी जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इस ब्यूटीफुल प्रतियोगिता के साथ जुड़ सकूं। मेरा नमस्कार to all the office bearers of Bharat Vikas Parishad. It was a tremendous experience because Vivekananda is an ideal to all of us. Arise, awake, and stop not till your goals are reached. This is something that we grew up with. जितने बच्चे हैं, उनको ये वाक्य याद करके और उस पथ पे चलना उनको जीवन का एक बहुत बड़ा सीख दे देता है। इफ यू कैन ड्रीम, एंड अगर उन ड्रीम्स तक आप पहुंचोगे, तो ड्रीम्स तो तभी आपके पूरे होते हैं जब आप अपने आप में वो सारे चेंजेस ले आएंगे। when you change yourself a little every day, when you grow every day, only then you are capable of reaching your dreams. तो आप सब लोगों को, जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत से आप लोगों ने रिसर्च किया और स्वामी जी के सभी उनके वाक्य, काफी सारे वाक्य आप लोगों ने लिख के हम लोगों के दिए। It was a tough job going through all those essays, but very, very enjoyable. The most enjoyable part of the essays was that I found that I didn't know that Vivekanand ji was a trained classical singer. That was a wonderful bit of knowledge that I gained by judging all these essays. तो सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत congratulations, बहुत बधाइयाँ. All of you are winners. Everyone who participated is a winner. Our best wishes to all of you. But yes, in spite of the fact that it was a tough job, we still had to choose our winners, and we have chosen a few winners. आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई. और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारी संस्कार टीम है, जिसने इस इतना खूबसूरत एक आयोजन किया. Congratulations to the chairman and vice chairman of the संस्कार टोली. आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अलका राय जी. आप सभी के अथक प्रयास से ही हम इस प्रतियोगिता के इस चरम तक हम पहुंच पाए
और पूरे संपूर्ण देश को हम एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य हम लोगों ने सोचा था, और हमारी पूरी टीम जो इस पर कार्य कर रही थी, हम उस लक्ष्य तक काफी हद तक पहुंचने में सफल रहे। और अब मैं आगे की कार्यवाही हेतु निर्मल जोशी जी को स्टेज हैंड ओवर करता हूं। निर्मल जोशी जी। धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबको रिजल्ट की बड़ी प्रतीक्षा है। तो रिजल्ट की घोषणा, मुख्य रिजल्ट जो ऑल इंडिया टॉप 5 इन ईच 3 कैटेगरी, मतलब 15 विनर की सूचना, 5 + 5 + 5, 6 to 9 के टॉप 5 ऑल इंडिया, 10 to 12 के टॉप 5 ऑल इंडिया, और क्लास 12 के अबव कॉलेज गोइंग एंड सीनियर्स उनके टॉप 5 की घोषणा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा जी घोषित करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी और टॉप 20 ऑल इंडिया लेवल के हैं, जिसको मैं बाद में आपको सिर्फ नाम देके बताऊंगा। उसके अलावा स्टेट के विनर्स हैं, उनको मैं दूसरे प्रकार से आपको मौका दूंगा जानने का। पुरस्कार कई हैं, लेकिन चूंकि हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में पूरे नाम नहीं लिया जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फिलहाल मैं आदरणीय श्री श्याम शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे टॉप 5 इन ईच कैटेगरी के जो विनर है उनकी घोषणा करने की कृपा करें। आदरणीय श्याम शर्मा जी। धन्यवाद जी निर्मल जी। जैसा कि सबको मालूम है और हम कह ही चुके हैं कि जिन्होंने भी भाग लिया है वो सब विनर हैं हमारे लिए, क्योंकि किन परिस्थितियों में उन्होंने भाग लिया ये वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। पर ये जो हमारे शिक्षक वृंद हैं ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनका काम ही यही है, इसलिए उसमें से अल्टीमेटली कहीं न कहीं नंबर दे करके और इस प्रकार के अंक देने से कुछ नाम आते हैं। इसलिए प्रथम 5 फर्स्ट 5 कैटेगरी 6 to 9th क्लास, इसके लिए जो 5th हैं जे हरिप्रिया, तमिलनाडु, चेन्नई। बधाई हो भाई इनको। तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे बीच में बैठे हुए हैं, केला जी मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयां। नंबर 4 खुशिल सूरी, पंजाब, लुधियाना। खुशिल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। 4 थर्ड है अक्षत शर्मा, उत्तर प्रदेश, साहिवाबाद। बहुत बहुत बधाई। सेकंड कनिका देवनाथ, ये त्रिपुरा से हैं, अगरतला। बहुत बहुत बधाई। देखिए सुदूर नॉर्थ ईस्ट से भी हमारी बहन जो है सेकंड आई है, बहुत बहुत बधाई कनिका को। अब बारी आती है फर्स्ट की, तो ये नाम है अलीफा करीम, और ये बिहार मोतिहारी से हैं। बहुत बहुत बधाई अलीफा जी को, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ये थी कैटेगरी 6 to 9th क्लास। अब हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो आती है 10th to 12th। इसमें जो 5th हैं वो है अल्पा जैन, राजस्थान, उदयपुर से। बधाई अल्पा जी को। फोर्थ है इशिका सैनी, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। थर्ड निकिता दीक्षित, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बहुत बहुत बधाई निकिता को।
सेकंड भाविका, पंजाब लुधियाना। और जो नंबर 1 है, फर्स्ट जो आए हैं, मेहुल अग्रवाल, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। मेहुल अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात दिखी है वो देखिए आप, ये 5 जो प्रथम 5 जो आए हैं, मेहुल जरूर फर्स्ट आए हैं, लेकिन बाकी चारों बहनें हमारी बच्चियां हैं, इसलिए ये और भी बहुत खुशी की बात है। इन सबको बहुत बहुत बधाई। अब आ जाती है अबव 12 कैटेगरी, जो थर्ड है हमारी। तो इसमें 5th है आपके लता मडरेचा, राजस्थान राजनगर, बहुत बहुत बधाई। फोर्थ है शिप्रा सिंह, उत्तर प्रदेश लखनऊ। थर्ड है प्रेक्षा मेहता, राजस्थान भीलवाड़ा। सेकेंड स्मृति गोयल, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, बधाई। और जो प्रथम है रेनू चौधरी, मध्य प्रदेश जबलपुर, बहुत बहुत बधाई। यहां तो और भी कमाल हो गया है, पांचों की पांचों मातृशक्ति है। ये हम सब के लिए कितने गौरव और खुशी की बात है। देखिए, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, समझा और सबके सामने लेकर के आए। उसमें पांचों के पांचों जो विनर हैं वो हमारी मातृशक्ति से हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके अलावा हमारी संस्कार टीम ने जो इसके अलावा जो 20 नंबर तक जो लोग आए हैं उनका भी सूचीकरण किया है, लेकिन सूची बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जो 6 वर्ष से 9 वर्ष के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें 31 नेम्स, 31 नाम और हैं जो 20वें नंबर तक आए हैं। उन सबको विनर सर्टिफिकेट ये लोग देने वाले हैं हमारे संस्कार टीम से। इसी प्रकार से जो 9 से 12, 10 से 12वीं क्लास वाले हैं उसमें भी 31 हैं, उनको भी विनर सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो अबव 12th हैं उसमें 27 हैं, उन सबको भी विनर सर्टिफिकेट संस्कार टीम की तरफ से दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी। धन्यवाद श्याम जी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने रिजल्ट घोषित की है। मैं सब बच्चों को, सारे पार्टिसिपेंट को बताना चाहूंगा कि अभी मैं थोड़ी देर बाद जो टॉप 20 में है तीनों कैटेगरी में, तेजी से मैं उनके नाम लूंगा, जिससे कितने बच्चे जो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उनका नाम है कि नहीं उनको पता चल सके। तो मैं कुछ नाम तेजी से लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने कुछ विनर के 2 मिनट के उनके विचार सुनना चाहूंगा। उसके बाद मैं जो टॉप 20 में हमारे कम से कम 60-70 बच्चे हैं, मैं तेजी से नाम लूंगा। उसके बाद डिटेल्स जानने के लिए आप कल हमसे संपर्क कीजिएगा और अपने क्षेत्र से संपर्क कीजिएगा, रीजन से, आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं बहुत तेजी से सिर्फ नाम बोलूंगा 2-4 बच्चों के उद्बोधन के बाद। जो सबसे पहले मैं उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारी क्लास 6 to 9 कैटेगरी की टॉपर अलीफा करीम को। 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। अलीफा करीम, अलीफा करीम, काइंडली unmute yourself. Unmute yourself, Alifa Kareem. Kindly unmute yourself. Yes. Good evening, everyone.
Yes. Good evening, everyone. Myself, Alifa Karim from Standard 8th of Mount Literacy School, Motihari. And I'm very much pleased to get this opportunity to speak in front of you all. So first of all, I would like to thank all my teachers who gave me such a great opportunity to speak in front of you all. So as we wrote an essay on the National Youth Day, which is the birthday of Swami Vivekanand, we all must have studied about it from somewhere, from the internet, or must have read about it from the book. No doubt internet is very beneficial for students if we use it in a proper way. I myself have studied about the life of Swami Vivekanand from internet, and it is really very inspirational. Swami Vivekanand, the man behind the foundation of Ramakrishnan Mission, was a brilliant student right from his school days. He was very much influenced with his guru Ramakrishnan and was a great lover of Vedantic philosophy. Swami Vivekanand once mentioned that the greatest religion is to be true to your own nature and have faith in yourself. This line influenced me very much because I really feel it is very true. We see many people fighting on the basis of religion, caste, and culture, which is really very wrong. I personally believe that religion is about the presence of God. Different teachers have different opinion, and the essence of all the religion is same. So we must keep these golden words of Swami Vivekanand in our mind and should never ever fight on the basis of religion. No doubt Swami Vivekanand was a great freedom fighter of our country, and his contribution to our country will always be remembered. At last, I just want to say that arise, awake, and stop not until the goal is reached. Jai Hind. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Alifa Karim, for your very nice and beautiful words. You speak so well. Anyway, Kanika Devnath, are you there? Kanika Devnath? Kanika Devnath, the second woman, are you there? Kanika Devnath? Kanika Devnath, are you there? आप हैं Kanika Devnath? Yes. Yes, kindly unmute yourself and speak within 2 minutes. Kanika Devnath. Yes, sir. Good evening to all teachers and friends present here. I am Kanika Devnath from Bhavanstipura Vidya Mandi. Today, I got a chance to say about the inspiration that I got from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12 January 1863. His name does not require any sort of introduction. He has enlightened the Western world about Hinduism. Some of the quotes of him we all should implement in our quotes. Life are such as, who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. Who is believing you, don't cheat them. He also told, as you will think, as you will become. If you consider yourself as a weak, you will become weak. And if you consider yourself as a strong, then you will become strong. I am very much impressed by his all those sayings because he believed that India's most important resource is the young. Yes, I agree this. The whole world is in our hand of young. The future of the country only on its people. And I know only the youth has the mentality to take risk in life. And I remember his great saying, take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. He also told that, where can we go to find God if we cannot see him in our own hearts and in every living being? Show us the irrespective of its gender, identity, role of religion, and lastly the thought which he told that was, arise awake and stop not until the goal reached. So let us arise, let us grow from the inside out. With Swami Vivekananda's thought, as Swamiji has said, none can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. We have lot of work to do, but we should keep it in our mind that our thinking must be in positive way. Jai Hind. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Kanika. Very well spoken. Thank you very much. Well, now going to the second section. Before going to that same section, I will
quickly read out the name of the top 20 of the 6 to 9 all India level top 20. Kindly listen carefully. नैना बधवान, योगेश पांडे, दिव्या पटेल, रिया कुमारी, हर्ष सिंगला, आराध्य तिवारी, अनुष्का मेहता, राशि शेखर, तमन्ना अग्रवाल, दुर्गा तिवारी, कार्तिक कंसल, श्लोक राव, चेतना वार्ष्णे, करुण कुमार, सौम्या सिंह, रुद्र प्रताप, अरमनवीर कौर, रचित कुमार, मानवी सारडा, संजय डे, पार्थ पृथ्वी, चित्रांश गुप्ता, धृति भंबानी, परिधि. These are the top 20 all India top 20 in the class 6 to 9 category. Now we move to class 10 to 12 category and I invite Mehul Agrawal, the topper of 10 to 12. Are you there, Mehul Agrawal? Mehul Agrawal, आप वहां पे हैं क्या? मिस्टर मेहुल अग्रवाल, अगर आप हैं तो कृपया आप 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें. मेहुल अग्रवाल. यस सर. हाँ, ओके. काइंडली स्पीक विद इन 2 मिनट्स. आप सभी को मेरा नमस्कार. स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उनके बारे में पढ़ने के बाद मैं तो क्या, कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता. मेरे जीवन पर उनके बारे में पढ़ने के बाद बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर होते हैं और जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत होते हैं. और मुझे भी ये पढ़ने के बाद लगा कि अपनी किस्मत मेहनत के द्वारा जैसी चाहूं वैसी बनाई जा सकती है. दूसरा वो कहते हैं कि उठो, जागो और दूसरों को भी जगाओ और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए. इससे मुझे लगातार बिना रुके मेहनत करने की प्रेरणा मिली. और हाँ, लास्ट उनका कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. युवाओं के लिए कठिन दौर से गुजरते समय में संजीवनी का काम करता है. धन्यवाद. Thank you very much, Mehul. Thank you very much. Bhavika, are you there? Bhavika? भाविका, आप वहां पे हैं? भाविका, सेकंड विनर. Yes, sir. Yes, kindly unmute yourself and talk within 2 minutes. भाविका, please. Yes, sir. आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार. मैं कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना की छात्रा हूँ. आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आपके साथ साझा करने का मौका दिया. मैंने समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन संबंधित कई आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनकी आत्मकथा से संबंधित पुस्तक पढ़ी है. वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उन्होंने निस्वार्थ कर्म पर बल दिया है. वे सभी धर्मों को समान मानते हैं. उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. समर्पण भाव, अनुशासन, परिश्रम, धैर्य, परोपकार, दृढ़ निश्चय आदि मूल्यों को यदि हम सब अपने जीवन में धारण कर लें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं. अब मैं विवेकानंद जी का विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी. जब तक जीना तब तक सीखना. अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है. अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस. हम अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं व आगे बढ़ते हैं. इसलिए हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. कोविड-19 में हम सब ने वर्चुअल काम करने सीखे तथा इस चुनौती का मुकाबला भी किया. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद भाई. इसी क्रम में हमारी तीसरी टॉपर निकिता दीक्षित फ्रॉम लखनऊ. निकिता, आप हैं? निकिता दीक्षित, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकती हैं निकिता दीक्षित? यस सर. हाँ, चलिए आप अनम्यूट, अब अपने आप को 2 मिनट के अंदर प्रस्तुत कीजिए. हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता दीक्षित and I study in Lucknow Public School. First of all, I would like to pay my gratitude to all the people present here, respected judges and teachers. First of all, it was a great pleasure for me to participate in this competition. It was like a challenge as well as a motivation for me to show the best of my thoughts. It was a great experience to prepare for this competition. I went through a book based on Swami Vivekanand thoughts that my brother gave me as a gift, as well as I went through the internet. It helped me a lot to prepare about my content. After going through the sources, I was really inspired. The thoughts of Swami Vivekanand were like the seeds, and my mind was like a garden for them. It resulted into deep maturation, education,
and knowledge. For me, only after this competition, I realized a true soul, full of positive thoughts being conveyed to me by the source, reflecting the true image of Swami Vivekananda. His words, all power is within you. You can do anything and everything, deeply motivated me. It had a great impact on my personal life as well. It gave me a positive mood swing. Thank you, everyone. थैंक यू वेरी मच निकिता। मैं क्लास 10 to 12 के जो टॉप 20 ऑल इंडिया मेरिट होल्डर हैं उनके नाम तेजी से पढ़ता हूं, ध्यान दें। डिटेल लेने के लिए कल संपर्क कीजिएगा। प्रतिभा गुप्ता, हिमंत उपाध्याय, वंशिका मेहता, आदित्य गर्ग, एम केशिगा, मिस जागृति तिवारी, अमीश कुमार, आरुषि, पूजा, प्रवीण कुमार, तमन्ना गौतम, उदय राज कश्यप, चंचल गल्होत्री, आनंद कुमार, भर्नव दे, प्रांशु मल्होत्रा, रिया अरोड़ा, अहिरी लोड, समग्र वैद्या, अर्चना वर्मा, नंदिता पाल, जुनेरा फतिमा, जोयश्री गोप पटेल, रुत्मी मेहुल कुमार, सौभाग्य श्रीवास्तव। ये हमारे ऑल इंडिया टॉप 20 विनर्स हैं। डिटेल जानने के लिए कल जानिए। ये स्टेट के विनर बाद में आपको अवेलेबल होंगे। अब मैं आखिरी कैटेगरी में आता हूँ। कैटेगरी है अबव क्लास 12 और सीनियर लोगों का। उसमें सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा रेणु चौधरी जी को। कृपया अपनी बात रखें। रेणु चौधरी जी, कैन यू हियर मी? रेणु चौधरी जी, रेणु चौधरी जी, अनम्यूट करें अपने आप को। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ, यस, बोलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो विषय था वो आज की पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को समझने के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। जो मैंने उनसे सीखा, उनको पढ़कर मैंने अपने एथिक्स के नोट्स उसके लिए यूज किए। मैंने इंटरनेट का प्रयोग किया इसके लिए। और उनसे जो मैंने सीखा है वो सबसे पहले मैंने सीखा है समानता। उन्होंने समानता पे बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बात कही है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने संबंधी जो विचार था उसने सबसे अधिक मुझे प्रभावित किया है। उन्होंने सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा डटे रहने के लिए कहा है कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपको रुकना नहीं है। उनका शिक्षा संबंधी विचार है कि शिक्षा देश के सर्वांगीण विकास के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक है। और यदि मैं बोलूं मैंने उनसे क्या सीखा है, अभी इस बीच में पढ़ के उनके विषय में पढ़ के मैंने उनसे सीखा है मानव सेवा करना। अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते जब तक आपको रुकना नहीं है। आपको आत्म संयमी बनना है। योग जो अभी आज की जीवन शैली की आवश्यकता हो चुकी है, योग संबंधी विचार मैंने उनसे सीखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विचार उनका धर्म संबंधी विचार है। अभी के समय में जो धार्मिक असहिष्णुता है, धर्म के नाम पे जो आतंकवाद फैल रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके धर्म संबंधी विचार जो राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, सभी में बंधुत्व स्थापित करने की बात करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक हो चुके हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छे रेणु जी। स्मृति गोयल जी अगर मुझे सुन सकती है तो कृपया 2 मिनट में अपनी बात रखें। स्मृति गोयल जी, सेकंड टॉपर कैटेगरी अबाउट 12, स्मृति गोयल जी। हाँ, बोलिए अपने आप को अनम्यूट करके। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं स्मृति गोयल आप सभी अतिथि गणों व भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को अपना सादर नमन करती हूं। Arise, awake, and do not stop until the goal is reached. उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। उम्र में तो मैं बहुत ज्यादा हूं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मंच प्रदान किया जहां पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़कर अपने विचार रख सकी। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, जिनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला क्योंकि मैं एक भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने का बहुत गर्व है।
स्वामी विवेकानंद जी, जिनके विचारों के सामने मैं तो क्या, मैक्स मूलर, पॉल ड्यूसन और विलियम जेम्स जैसे गैर भारतीयों ने भी लोहा माना। मैं धन्यवाद करती हूं उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां की धरती ने स्वामी विवेकानंद जी जैसे सपूतों को सींचा, बड़ा किया और जिन्होंने हमारे भारत के सर्वांगीण विकास में पूरा सहयोग दिया। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे आज की अंतिम स्पीकर, विनर स्पीकर प्रेक्षा मेहता जी, आप हमें सुन सकती हैं? प्रेक्षा मेहता जी, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रेक्षा मेहता जी, अब क्लास 12 की 3rd पोजीशन होल्डर प्रेक्षा मेहता जी। प्रेक्षा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ बिल्कुल, बोलिए। माँ भारती के चरणों में वंदना। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा ही अपने सारे भाव रखूंगी, समय की सीमा है। जब हुआ ज्ञात प्रतियोगिता है एक बहुत खास, जब हुआ ज्ञात प्रतियोगिता है एक बहुत खास, तो मन में सोई हुई जाग गई आस। मिला टॉपिक एक बहुत ही अलौकिक, मिला टॉपिक एक बहुत ही अलौकिक, जो है वर्तमान की मांग प्रासंगिक। फिर मन के घोड़े दौड़ चले, फिर मन के घोड़े दौड़ चले, साहित्य निकाला, गूगल को छाना, ताकि कुछ सटीक साधन मिले। मन बड़ा आनंदित हुआ विवेकानंद जी को फिर से पढ़कर, मन बड़ा आनंदित हुआ विवेकानंद जी को फिर से पढ़कर। कुछ पंक्तियां और कहना चाहूंगी। एक युवा संत जो सच्चा देशभक्त था, अपने नियमों में एकदम सख्त था, निश्चल निस्वार्थ करता रहा सेवा सदा, निश्चल निस्वार्थ करता रहा सेवा सदा। उनके विचारों को अपनाकर कर दे हम भी ऋण अदा, उनके विचारों को अपनाकर कर दे हम भी ऋण अदा। एक अंतिम 2 पंक्तियां। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, बढ़ते रहो आगे, बाधाओं से मत डरो, बाधाओं से मत डरो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद प्रेक्षा जी, बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप अपनी बात रखी। हमारी विनर्स में से आखिरी स्पीच आपकी रही है और बहुत ही शानदार कविता करके आपने माहौल को बहुत ही शानदार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजी से अबव क्लास 10 कि जितने विनर टॉप 20 में ऑल इंडिया हैं, मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं, तेजी से ध्यान रखिएगा। लोकेश अग्रवाल, शब्द आधारी राठौड़, प्रदीप कुमार मित्तल, हरेंद्र सिंह, संदीप कौर, डॉक्टर इंदु अग्रवाल, निशा, दीपक शर्मा, निधि अरोड़ा कपूर, प्रवीण कुमारी, ध्रुव जोशी, तुषार गोयल, अवंती गुप्ता, अनुपमा अग्रवाल, हर्षिता, श्रुति गुप्ता, तारा खेमानी, शिव नारायण बंकर, भाविका चंदानी, संत विनोद भाई पाटोलिया, रत्ना कैन। इसके अलावा स्टेट लेवल के विनर की सूचना आपको हम अलग से कल से उपलब्ध कराएंगे, जो आपके रीजनल हेड को मिल जाएगी, जो हमारे रीजन के प्रमुख हैं उनके माध्यम से प्रांत तक पहुंच जाएगी। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं परसों से या कल आफ्टरनून से। मैं इस कार्यक्रम को चूंकि ऑलरेडी बहुत आकर्षक बढ़िया रहा है, श्याम शर्मा जी से अनुमोदन चाहूंगा कि हम धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त करें, या 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे श्याम शर्मा जी? ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद, करिए। हाँ, तो मैं अब अपने नेशनल प्रोजेक्ट सेक्रेटरी भारत के जानो श्री डॉक्टर तेजस पुजारा से अनुरोध करूंगा। एक बार पूछ लीजिए संधू जी आए हैं क्या? जरा देख लीजिए दीपक जी, संधू जी दिख रहे हैं? जुड़ सके हैं क्या अपन से? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। हाँ बस ठीक है, वो कहीं वही चक्कर हो गया वो इंटरनेट का उनके साथ में। हाँ, इंटरनेट का चक्कर हो गया सर। तो डॉक्टर तेजस पुजारा जी से मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। डॉक्टर तेजस पुजारा। नमस्कार। उपस्थित सभी के हृदय में विराजमान परम परमात्मा को मेरा वंदन। आज की इस प्रतियोगिता में जो सम्मिलित हुए, खास करके जो विद्यार्थियों ने अपना अमूल्य समय दिया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने के लिए, बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने काफी स्रोत का उपयोग करके स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ा, जाना और उसको समझ के लेखनी के द्वारा, एक लेख के द्वारा उसको प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं भारत विकास परिषद की ओर से उन सभी विद्यार्थियों का, धोरण 6 से धोरण 12 तक, जिन्होंने इस प्रतियोगिता पे भाग लिया। मैं उनका भी आभारी प्रकट करता हूं जो 12वीं कक्षा के ऊपर
या सामान्य नागरिक ने जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, हमारा उत्साहवर्धन किया। जैसे निर्मल जोशी जी बता रहे थे, हमारी अपेक्षा नहीं थी कि इतना ज्यादा हमको प्रतिसाद मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, भारत के 21 राज्य व यूनियन टेरिटरी से हमारे पास वो लेख आए। हमारी जो कल्पना थी उससे ज्यादा हमको प्रोत्साहन मिला आप सब लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सच में, जैसे हम कहते हैं ना कि ओपन प्रतियोगिता, पूरे अखिल भारतीय प्रतियोगिता आप लोगों की वजह से ही अखिल भारतीय प्रतियोगिता बन सकी है। तो आपका सबका सबसे ज्यादा हम आभारी है भारत विकास परिषद की ओर से। और जिन्होंने भी परिश्रम किया, तो परिश्रम जब करते हैं तो बहुत सारे लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपके गुरुजन, आपके शिक्षक, आपके आचार्य, जिन्होंने आपको एक मिनट में वापस बात करता हूँ, है ना। और समाप्त आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और जिसकी वजह से आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सके, उन सभी का हम आभारी हैं। साथ साथ में जब 1600-1700 लेख हमारे पास आए, निबंध हमारे पास आए, तो उनको जांचना और उनको प्रतियोगिताओं को जो प्रतिभागी है उनको नंबर देना तो एक बड़ा कठिन काम है। मैं भी एक शिक्षक हूं तो समझ सकता हूं कितना मुश्किल काम है। तो हमारे सारे जजेस ने ये काम कर दिया, निर्णायकों ने बहुत मेहनत की। उन सभी निर्णायकों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं भारत विकास परिषद की ओर से। जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना कि ये प्रतियोगिता है, आप भाग लीजिए, ये भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के बिना संभव नहीं था। तो मैं उन सभी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने ये बात लोगों तक पहुंचाई और मदद की उनकी कि ये प्रतियोगिता में भाग ले सके। तो हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी जिनका हमको हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता रहता है, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, भारत विकास परिषद में जो संस्कार प्रकल्प है उनके जो दायित्वधारी है, जिन्होंने हमको ये मदद की कि ये बात हम लोगों तक जन जन तक पहुंचाए पूरे भारतवर्ष में, तो उन सभी का भी मैं इस समय आभार प्रदर्शित करता हूं। हमेशा ही जब भारत विकास परिषद में कोई कार्य होता है तो एक बहुत बड़ी टोली होती है, टीम होती है, कोई अकेले का कार्य नहीं है। तो भारत विकास परिषद की इस प्रतियोगिता के आयोजन में भी सतत हमको मार्गदर्शन मिलता रहा केंद्रीय अधिकारियों का, हमको साथ सहकार मिलता रहा हमारे जो अन्य जो हमारे प्रकल्प है उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके अधिकारियों का, हमारी जो एडवाइजरी कमेटी थी जिन्होंने सतत हमको मार्गदर्शित करके प्रोत्साहित किया, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। अंत में हमारे जो संस्कार प्रोजेक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिसके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, निर्मल जोशी, सचदेवा जी और दीपक जी, जो इतनी मेहनत लेके सबको काम करते हैं, साथ साथ में जो टेक्निकल टीम है जिसकी मदद से हम आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, उन टेक्निकल टीम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। फिर से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की। शायद हो सकता है कि मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं, लेकिन उन सभी का जो प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वरूप में हमको मदद किया है, हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया राष्ट्रगान चलाने की कृपा करें। जी धन्यवाद। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे हम राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबका पुनः धन्यवाद। और डिटेल रिजल्ट के लिए आपका संपर्क कीजिएगा। स्टेट लेवल का रिजल्ट हमारे रीजनल हेड जो भी हैं, एएसजी जो भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं और परसों से आप कहीं और फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टेट लेवल के विनर हैं, सबके सर्टिफिकेट भी कुछ एक हफ्ते के अंदर इशू कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।